Hello everyone. In last video lecture, we have discussed about the microgametogenesis, male gametophyte development, as well as some facts about the pollen grains basically. But in today's video lecture, I am going to discuss about the event that occur inside the female reproductive part. जैसा कि हम जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है प्लांट के पास, दैट इज फ्लावर के पास बेसिकली, दैट इज द गाइनोसियम। ठीक है, तो हमने फ्लावर को 4 वर्ल्स के अंदर डिवाइड किया था। तो सबसे आउटर मोस्ट जो वर्ल थे दे आर द कैलिक्स एंड कोरोला, और कैलिक्स और कोरोला जो थे दे आर द नॉन एसेंशियल वर्ल, कैलिक्स एंड कोरोला, जिनको हमने नॉन एसेंशियल वर्ल बोला था बेसिकली। जबकि एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम जो है, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, ठीक है, they were the essential world. Why they are considered as the essential world? Because all the reproductive events of sexual reproduction will occur inside the endoecium or gynocium. It may be the gametogenesis, it may be the fertilization, it may be the transfer of gametes, it may be the development of embryo. They will occur in gynocium and endoecium basically. As we discussed about the microgametogenesis or microsporogenesis, they were the event of the एंड्रोसियम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बेसिकली, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, ठीक है, तो मेल इवेंट जो थी माइक्रोगैमेटोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वो मेल पार्ट्स के अंदर हो रहा था, और मेल पार्ट्स जो फ्लावर्स का दैट इज एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम जो वर्ल था, इसका सिंगल यूनिट को हमने स्टेमन डिस्कस किया था, स्टेमन, ठीक है। तो उस स्टेमन के अंदर वो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस हो रहा था, और स्टेमन के अंदर ही फर्दर वो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था, और फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर हमने कंसीडर किया था, दैट इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बट हियर द गाइनोसियम इज द इनरमोस्ट वर्ल और द फीमेल वर्ल इन विच द फीमेल रिप्रोडक्शन इवेंट विल अकर। अब यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्शन इवेंट कौन कौन सी होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के अंदर फर्दर मेगास्पोरोजेनेसिस, इन द सेंस मेगास्पोर का डेवलपमेंट, ठीक है। अब मेगास्पोर का जो डेवलपमेंट होगा इट विल अकर इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम जो होगा यहाँ पे दैट इज द ओव्यूल, ठीक है। तो वो सब थिंग्स जो होंगी ना वो इस गाइनोसियम के अंदर इंक्लूड होगी। तो गाइनोसियम जो है वो इनर मोस्ट वर्ल है, दैट इज इनर मोस्ट वर्ल, जैसे हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस किया था। एज वेल एज इसको हम फीमेल वर्ल भी बोलते हैं, फीमेल वर्ल भी इसको बोलते हैं बेसिकली। तो इसका सिंगल जो यूनिट है, सिंगल यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज कंसीडर्ड एज द पेस्टिल और कार्पल, पेस्टिल और कार्पल, उसको हम पेस्टिल भी और कार्पल्स भी बोलते हैं, कार्पल, ठीक है। तो एक यूनिट जो है दैट इज पेस्टिल और कार्पल। तो यहां ये जो पेस्टिल है और कार्पल जो है ये है क्या? दे आर, ध्यान रखना थोड़ा सा कि कार्पल और पेस्टिल दे आर द सिंगल यूनिट ऑफ द गाइनोसियम। गाइनोसियम इज द इनर मोस्ट वर्ल और द फीमेल वर्ल। तो ये कार्पल और पेस्टिल है क्या? दे आर मॉडिफाइड लीफ, फ्लोरल जो लीफ है वो मॉडिफाइड फॉर्म है बेसिकली एज कार्पल और पेस्टिल। दूसरा थिंग, इनको हम मेगा स्पोरोफिल भी बोलते हैं, जबकि स्टेमन को हमने माइक्रो स्पोरोफिल भी बोला था बेसिकली। दे आर मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल बेसिकली, ठीक है। तो मेगा स्पोरोफिल वो लीफ है जहां मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है। माइक्रोस्पोरोफिल जो है वो लीफ था जिसमें माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्टिव लीफ है, ये नॉर्मल लीफ से डिफरेंट है, ठीक है। मॉडिफाइड लीफ है जो कि रिप्रोडक्शन का रोल प्ले करती है बेसिकली, ठीक है। तो मेगास्पोरोफिल, इट बियर्स गैमेट्स, इट बियर ओव्यूल बेसिकली, ओव्यूल्स, इसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होगा बेसिकली,
ठीक है, तो इट मे बियर वन और टू ओव्यूल्स, इट मे बियर वन और टू ओव्यूल्स, वन और मोर ओव्यूल्स भी उसके पास हो सकते हैं बेसिकली, मोर ओव्यूल्स बेसिकली। ठीक है, तो गाइनोसियम के बेसिस पे अब गाइनोसियम जो बर्ल है इट में कंपोज वन और Gynosium may composed of it may composed of one or many कार्पल्स। ठीक है, इसके पास एक कार्पल्स भी हो सकता है, उसके पास बहुत सारी कार्पल्स भी हो सकती है बेसिकली। तो इट मे कंपोज ऑफ वन और मैनी कार्पल्स बेसिकली। अब यहाँ कार्पल्स के बेसिस पे हियर ऑन द बेसिस ऑफ कार्पल्स फ्लावर्स रिप्रेजेंट टू कंडीशंस। फर्स्ट इज मोनोकार्पलरी कंडीशन एंड सेकंड इज मल्टीकार्पलरी कंडीशन। अब मोनोकार्पलरी कंडीशन तो वो कंडीशन होगा जिसमें फ्लावर के पास एक कार्पल प्रेजेंट हो, ठीक है, जबकि मल्टी कार्पलरी कंडीशंस वो होगा जिसमें फ्लावर के पास बहुत सारे कार्पल्स प्रेजेंट हो। टू भी हो सकता है, मोर देन टू भी हो सकता है बेसिकली। तो जो मल्टी कार्पलरी कंडीशंस हैं वहां पे भी फर्दर टू टाइप की कंडीशंस हो सकती हैं। या तो ऐसा हो कि सारी कार्पल्स जो हो वो फ्री हो, वन बाय वन करके हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो बेसिकली। ठीक है, तो अगर सारी कार्पल्स फ्री हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे एपोकार्पस कंडीशन। If both carpels or all carpels get fused, then the condition is known as the syncarpus conditions basically. ठीक है, तो on the basis of carpels, flower represent two conditions. Flower represent two types condition, two types condition। ध्यान रखना बेसिस क्या है इसका, ऑन द बेसिस ऑफ कार्पल्स, ऑन द बेसिस ऑफ कार्पल्स। ठीक है, बताया ना कि ये दो कंडीशन रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट इज मोनोकार्पलरी कंडीशन, मोनो कार्पेलरी कंडीशन। ठीक है, अब मोनोकार्पलरी कंडीशन में कंडीशन इफ फ्लावर्स हैव ओनली वन कार्पल, वन कार्पल, अगर उसके पास एक ही कार्पल है देन द कंडीशन इज मोनोकार्पलरी बेसिकली। एग्जांपल जैसे ब्लड प्रेशर। अब यहाँ इसको ब्लड प्रेशर को आप कार्पल मत समझना, ठीक है, वो जस्ट आपको याद करने के बेसिस पे बताया। तो बी इन द सेंस बीन्स होगा और पी इन द सेंस पी एन। पल्सेस फैमिली जो होगी दे कंटेन द सिंगल कार्पल बेसिकली। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, मोनोकार्पलरी कंडीशन। सेकंड इज मल्टी कार्पलरी, मल्टी कार्पेलरी कंडीशन। अब मल्टी कार्पलरी का कंडीशन का मीनिंग क्या है, इफ द फ्लावर हैविंग मोर देन वन कार्पल्स, इफ फ्लावर हैव मोर देन टू कार्पल्स। ठीक है, अगर दो से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट है उस फ्लावर के पास तो कंडीशन इज द मल्टी कार्पस कंडीशन। अब ये मल्टी कार्पस जो कंडीशन है इट मे ऑल्सो डिवाइडेड इन टू टाइप्स। इसको भी दो में डिवाइड किया। बताया ना कि एक फ्लावर के पास एक से ज्यादा कार्पल्स अगर हैं, ठीक है, तो
मल्टी कार्पेल कंडीशन है, वहां पे कार्पल्स किस टाइप से प्रेजेंट है, वो फ्यूज कंडीशन में है या फिर वो फ्री कंडीशन में है, तो उसके बेसिस पे दे आर फर्दर टू टाइप. फर्स्ट इज द एपोकार्पस कंडीशन. एपोकार्पस कंडीशन, ठीक है. इन द सेंस if the carpels are free, then the apocarpus carpels are free. वो कौन सी स्टेट में, फ्री स्टेट में बेसिकली. तो ऐसी कंडीशन को बोलेंगे एपोकार्पस, ठीक है. तो एपोकार्पस जो कंडीशन है, दिस मोस्टली फाउंड इन केस ऑफ, जैसे रोज का केस हो गया, उसमें हमें मिलता है. एग्जांपल पूछ लेता है किसके केस में, तो एग्जांपल रोज. जबकि मल्टी कार्पल कंडीशन में जो सेम कार्पस कंडीशन है, सेम कार्पस, तो सेम कार्पस का मतलब क्या है, ऑल कार्पल्स ऑफ द फ्लावर प्रेजेंट इन फ्यूज्ड स्टेट. कार्पल्स इज इन फ्यूज्ड स्टेट. तो कौन सी स्टेट में, फ्यूज्ड स्टेट में अगर कार्पल्स हैं, ठीक है. तो द कंडीशन इज देयर नोन एज द कंडीशन इज नोन एज द सेम कार्पस बेसिकली. एग्जांपल में हम इसका देखते हैं. एग्जांपल मस्टर्ड, लिली, लेमन एक्सेट्रा, ये सब सुपरीम कौन सी, सेम कार्पस कंडीशन बेसिकली, ठीक है. तो आई थिंक मोनोकार्पल समझ गए होंगे, एपोकार्पस, सेम कार्पस कंडीशन समझ में होंगे, ठीक है. तो मैं कुछ यहाँ सेम कार्पस कंडीशंस की डायग्राम आपको बता रहा हूँ. नीट बेस्ड क्वेश्चन में वो पूछ लेता है कि कौन सा डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करेगा उसके लिए. This is the structure of syncarpus. Syncarpus, pentacarpellary, pistil of hibiscus, hibiscus का, ठीक है. तो यहाँ पे इनको तो हम बोलते हैं दे ऑल आर द स्टिग्मा, दे आर द स्टाइल. दिस इज ओवेरी और दिस इज थैलेमस. थैलेमस बेसिकली. सेकेंड इज this is syncarpus ovary. Syncarpus ovary, fused ovary basically, ठीक है. और they are the stigma. Stigma basically. Syncarpus multicarpellary pistil, multicarpellary pistil of papival. Papival basically. Next is
they are the free carpels. Free carpels of which this is Syncarpus multicarpellary gynosium. This is Syncarpus multicarpellary gynosium of Michelia. मिचेलिया बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि फ्री कार्पल्स होने का मीनिंग, ठीक है, यहाँ पे कार्पल्स तो फ्री हैं, लेकिन ध्यान रखना कि गायनोसियम जो है ना वो सिनकार्पस कंडीशन है। यहाँ पे गायनोसियम तो वर्ल है, फीमेल वर्ल है बेसिकली, ठीक है। तो फीमेल वर्ल है, तो यहाँ उस गायनोसियम में फीमेल वर्ल की जो कार्पल्स है वो तो फ्री है, लेकिन गायनोसियम पूरा कैसा है, वो सिनकार्पस कंडीशन शो कर रहा है। जबकि इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे पिस्टिल है जो कि फ्यूज कंडीशन शो कर रहा है, इसमें पिस्टिल जो है वो पेंटाकार्पलरी पिस्टिल है जो कि फ्यूज कंडीशन शो कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो दिस वर द डिफरेंट सिनकार्पस कंडीशंस इन मिचेलिया, पेपेवर और हिबिस्कस बेसिकली। तो इन डायग्राम्स को थोड़ा ध्यान रखना है, डायग्राम से बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। वहां से रिप्रेजेंट करवा देगा, ठीक है, कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। यहाँ ऐसे डायग्राम दे देगा और उससे पूछ लेगा ए बी सी और डी। आप तो आपको आइडेंटिफाई करके बताना पड़ेगा कि ए क्या था, बी क्या था, सी क्या था और डी क्या था। ऐसे ही यहाँ पे पूछ लेगा कि ए क्या है इस जगह पे और बी क्या है। तो अगर आपको एग्जैक्ट लेबलिंग पता है तभी उन आंसर्स को वहाँ से निकाल पाओगे, लेबलिंग बेसिस पे जो क्वेश्चन होते हैं। या ये पूछ लेगा कि यहाँ से ये जो मिचेलिया का कंडीशन है, ठीक है, तो मिचेलिया में ये ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपको पता है कि ये फ्री कार्पल्स था तो आप आंसर लगा दोगे वहां से फ्री कार्पल्स बेसिकली, ठीक है। दूसरा थिंग, ये डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे उसके अंदर आपसे पूछ लेगा कि सब कुछ दे के रखा है उसमें, जस्ट यहाँ से वो एग्जाम्पल रिमूव कर दिया उसने, तो आपको आइडेंटिफाई करके बताना पड़ेगा, ठीक है, कि डायग्राम ए जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और डायग्राम बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और डायग्राम सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इन द सेंस ये सिनकार्पस कंडीशन जो है वो कौन कौन से प्लांट का सिनकार्पस कंडीशन से बेसिकली, ठीक है। तो इस टाइप के डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जो कार्पस है या फिर कार्पल जो है सिंगल यूनिट ऑफ गायनोसियम, इट इज फर्दर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। ये फर्दर 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। जो बेसल पार्ट होगा दैट इज द ओवेरी, स्वेलन जो पार्ट है दैट इज द ओवेरी बेसिकली, ठीक है। तो नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल। एक कार्पल को मैं अगर देखता हूं, ठीक है, तो उस कार्पल को डिवाइड किया है 3 पार्ट्स के अंदर, कार्पल और पिस्टिल is distinguished in 3 parts, उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। वो 3 पार्ट कौन कौन से होंगे यहाँ पे, जो ब्रॉड जो पार्ट है इसको तो हम बोलते हैं स्टिग्मा, लैंडिंग साइट है बेसिकली स्टिग्मा, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग द पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन्स गेट लैंड आउट द स्टिग्मा। एलोंगेटेड जो पार्ट है इट इज नोन एज स्टाइल, उसको हम बोलते हैं क्या, स्टाइल बेसिकली। बेसल स्वेलन जो पार्ट है दिस इज ओवेरी, ओवेरी बेसिकली, इसको हम बोलते हैं क्या, ओवेरी, ठीक है। और ओवेरी के अंदर लॉक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, चैम्बर प्रेजेंट होंगे, जिनके अंदर फर्दर ओव्यूल्स एसोसिएटेड है, ठीक है।
तो वहां ओव्यूल्स जो है वो यूनिलॉक्यूलर कंडीशन भी होती है, सिंगल ओव्यूलर कंडीशन भी हो सकती है बेसिकली। तो इसके अंदर दे आर द ओव्यूल्स। ओव्यूल्स इस ओवेरी के या इस लॉक्यूल के जिस पार्ट से एसोसिएटेड होगा दैट इज द प्लेसेंटा। बताया था कि ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स के अरेंजमेंट को हम प्लेसेंटेशन बोलते हैं बेसिकली। बेशन ये ओवेरी के नीचे जो पार्ट है या फिर जहां पे ओवेरी एसोसिएटेड होता है उसको हम बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस बेसिकली, ठीक है। तो फ्लावर का डेवलपमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए थैलेमस किसका मॉडिफिकेशन है, ओवेरी क्या है, स्टिग्मा क्या है, एक्सेट्रा। दिस इज द स्टार, जिसको हम पेडिसेल भी बोला था, पेडिसेल, और पेडेंकल भी इसको बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो वन बाय वन इन स्ट्रक्चर्स को अगर हम डिस्कस करें तो स्टिग्मा क्या है, प्राइमरी लैंडिंग साइट है पोलन ग्रेन्स का, इट इज लैंडिंग साइट ऑफ पोलन ग्रेन। इस स्टिग्मा की जो सेल्स होंगी सब न्यूट्रिशनल फैक्टर सिंथेसिस करती है, सुगर्स का सिंथेसिस करती है, ठीक है। द स्टिग्मेटिक सेल, cells of this region, cells of stigma secretes nutritional factors, comma boron, comma sugar एक्सेट्रा, ठीक है। और यही वो साइट है जहां पे पोलन ग्रेन्स जो होता है वो जर्मिनेशन शो करता है उसी तरह। और द साइट वेयर पोलन ग्रेन गेट जर्मिनेट, वेयर पोलन ग्रेन्स गेट जर्मिनेट, जहां पे कि पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होगा उसी तरह, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है दैट इज द स्टाइल। स्टाइल क्या है, इट इज elongated cylindrical part। दूसरा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, रीजन which support two स्टिग्मा, वो स्टिग्मा को सपोर्ट करता है। दूसरा स्टाइल जो होगा प्रेजेंट विनेथ द स्टिग्मा, वो स्टिग्मा के नीचे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो स्टिग्मा क्या है और स्टाइल क्या है, वो शायद आपको उनका फंक्शन समझ में आ गया कि स्टिग्मा है क्या, स्टाइल है क्या, ठीक है। पूछ लेता है कि लैंडिंग साइट कौन सा है इसमें, तो आंसर विल बी द स्टिग्मा। पूछ लेता है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कौन है जो कि स्टिग्मा को सपोर्ट रोल प्ले करता है, द आंसर विल बी द स्टाइल। कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर सिंथेसिस करता है, बोरोन का सीक्रेशन करता है, पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेशन के लिए साइट प्रोवाइड करता है, पोलन ग्रेन्स को लैंड करने के लिए साइट प्रोवाइड करता है, आंसर विल बी द स्टिग्मा बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज ओवेरी। बेसल बल्ब जो पार्ट है उस पिस्टल का और कार्पल का इज कंसीडर्ड एज द ओवेरी। इट इज बेसल बल्ज पार्ट ऑफ पिस्टल और कार्पल पिस्टल और कार्पल inside the ovary, the ovarian cavity is present, the ovarian cavity is present, which is known as
ovarian locules, ovarian locules, locules इसको हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन लोक्यूल्स। ठीक है, जैसे मैं इसका एक अगर सेक्शन काट के देखता हूँ ओवेरी का, तो ये सेक्शन अगर है तो यहाँ 3 चैम्बर के अंदर है, तो ये 3 लॉक्यूलर ओवेरी, 1 लॉक्यूल, 2 लॉक्यूल और 3 लॉक्यूल। ठीक है, तो उसके अंदर ओवेरी के अंदर अगर चैम्बर्स एसोसिएटेड हैं तो दिस इज नोन एज द लॉक्यूल। तो इन लॉक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे दे ओव्यूल्स। ठीक है, इन द सेंस लॉक्यूल जो होगा उस लॉक्यूल के साथ एसोसिएटेड है कौन, ओव्यूल्स बेसिकली, ओवेरी। ठीक है, तो लॉक्यूल जो होगा, लॉक्यूल्स बियर्स द ओव्यूल, कंटेन ओव्यूल्स। ठीक है, तो उनके रिजेस के साथ क्या होगा ना कि ओव्यूल्स एसोसिएटेड होंगे। नेक्स्ट इज ओव्यूल। ओव्यूल का भी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ओव्यूल है क्या, एक ओव्यूल, ध्यान रखना, ओव्यूल इज द मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम बेसिकली। ओव्यूल एक मेगा स्पोरेंजियम है, arises from the placenta, arises from the placenta basically, placenta। दूसरा अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, in ovary, in ovary is known as placentation, is known as placentation। जिस जो हमने 11th क्लास में डिफरेंट टाइप के प्लेसेंटेशन डिस्कस किया था, अब चाहे वो एक्सियल था, चाहे वो पैराइटल था, चाहे वो मार्जिनल था बेसिकली। तो ओव्यूल्स जो है किसी ओवेरी के अंदर वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि किसी ओवेरी के अंदर 1 ओव्यूल है या 1 से ज्यादा ओव्यूल है? तो हम अगर फ्रूट्स को काट के देखते हैं, कोई भी फ्रूट है, फ्रूट तो राइपन ओवेरी है, अगर उस फ्रूट को हम एक सेक्शन काट के देखते हैं और उस फ्रूट्स के अंदर अगर हम ऑब्जर्व होता है कि उसके अंदर एक ही सीड मिल रहा है, तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो ओवेरी जो होगा ना वो यूनी ओव्यूलर ओवेरी था बेसिकली, इन द सेंस उसके अंदर एक ओव्यूल था। और अगर उस फ्रूट का सेक्शन काट के देखते हैं उसमें बहुत सारे सीड्स अगर हमें मिलते हैं, ठीक है, तो कंसीडर होता है कि उस ओवेरी के अंदर मैनी ओव्यूलर कंडीशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो ओव्यूल जो है ना वो सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है और वो मैनी ओव्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं बेसिकली इन ओवेरी। नंबर ऑफ ओव्यूल्स, नंबर ऑफ ओव्यूल्स may be सिंगल और मैनी, बहुत से भी हो सकते हैं और वो सिंगल भी हो सकते हैं बेसिकली। अब सिंगल ओव्यूल किसके केस में मिलेगा हमें, जैसे राइस का केस हो गया, वीट का केस हो गया, ठीक है, ऐसे ही मैरीगोल्ड का केस हो गया, ठीक है, तो उनके केस में मुझे क्या आएगा, सिंगल ओव्यूल मिलेगा। लेकिन मल्टी ओव्यूलर ओवेरी जो होगा, ठीक है, दैट इज वाटरमेलन का केस हो गया, पपाया का केस हो गया, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सीड्स हमें मिल रहा है, गुआवा का केस हो गया, बहुत सारे सीड्स मिल रहे हैं बेसिकली। ठीक है, सिंगल ओव्यूल का एग्जांपल जो है, एग्जांपल वीट, राइस, मैरीगोल्ड, उनके मैनी ओव्यूलर जो ओवेरी है उनके अंदर पपाया, वाटरमेलन, गुआवा एक्सेट्रा, ये बहुत सारे एक्सेट्रा बेसिकली। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ओव्यूल्स होता क्या है, इट इज द मेगा स्पोरेंजियम, इन द सेंस द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर विल अकर इनसाइड द ओव्यूल, और मेगा स्पोर जो है दैट इज द एम्ब्रायोसाइट। ठीक है, तो उस प्रोसेस को या उस फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर को ही हम बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस बेसिकली। ठीक है,
Next, placenta. Next is placenta. It is small and ridges like structure. Like structure, at which the ovules are born. At which ovules are associated और born basically. ठीक है, तो प्लेसेंटा जो होगा it present या it located inside the ovarian cavity. Inside the ovarian cavity उसके अंदर present. नेक्स्ट है थैलेमस. It is part of pistil at which all four valves are associated. ठीक है, तो उसका पहले से क्या, इट इज द स्टाक ऑफ फ्लावर, उसको हमने बोला है पेरिसेल. ठीक है, तो ध्यान रखना दिस वाज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल. तो ध्यान रखना कि जो पिस्टिल है उसको हमने डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेली, ठीक है, एक्सेट्रा. बेसिकली वन बाय वन हम फर्दर डिस्कस करते हैं यहाँ से ओव्यूल्स. नेक्स्ट इज ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम भी उसको बोलते हैं. उसको इंटेगमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम भी बोला जाता है बेसिकली. तो अभी ये थोड़ी देर पहले हमने जो स्टिग्मा का पिस्टिल का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, इसमें जो लॉक्यूल था ओवेरी में, उस लॉक्यूल से एसोसिएटेड थे ओव्यूल्स. दे आर द ओव्यूल्स बेसिकली. ठीक है, और ओव्यूल को ही हमने बोला मेगा स्पोरेंजियम. और मेगा स्पोरोजेनेसिस जो प्रोसेस है, ठीक है, इन द सेंस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायोसाइट विल अकर इनसाइड द मेगा स्पोरेंजियम. ठीक है, तो यहाँ से हम इस एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि उस ओव्यूल के अंदर ही हमें फर्टिलाइजेशन स्टेप डिस्कस करना है, उस ओव्यूल के अंदर ही हमें एम्ब्रायो डेवलपमेंट डिस्कस करना है. यहाँ से मैं एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, दैट इज ओव्यूल, और इसको हमने मेगा स्पोरेंजियम भी बोला है. मेगा स्पोरेंजियम ये बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ जो मैं स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा हूँ, वैसे तो डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ जो स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द एनाट्रोपस ओव्यूल. वो पूछता है कि किस ओव्यूल का ये स्ट्रक्चर है, तो हमें वो टिक करना है, आंसर लगाना है वहां से एनाट्रोपस ओव्यूल बेसिकली. ठीक है, स्ट्रक्चर और एनाट्रोपस ओव्यूल. एनाट्रोपस
This is Chalajal pore basically. This is inner integument. This is outer integument. ठीक है, वो रीजन जहां पे किसी टाइप से कोई इंटेगमेंट प्रेजेंट नहीं है, दिस इज माइक्रोपाइल। उस रीजन को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल रीजन। इसके अंदर प्रेजेंट है दैट इज एम्ब्रायोसेक। दिस स्ट्रक्चर इज एम्ब्रायोसेक। जो स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर है, जो प्लेसेंटा के साथ एसोसिएटेड होता है, दैट इज फ्यूनिकल। इसको बोलते हैं फ्यूनिकल बेसिकली। ठीक है, जो ओव्यूल का फ्यूजिंग साइट है, दिस इज, जो फ्यूनिकल के साथ उस ओव्यूल को फ्यूज करवाने का रोल प्ले कर रहा है, द साइट इज हीलम। उस साइट को बोलते हैं हम हीलम बेसिकली। जो फ्यूनिकल होगा, इस फ्यूनिकल के समटाइम्स इस फ्यूनिकल के पास सम फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है जो कि पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करती है ओवरी के पास, तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर। समटाइम्स क्या होता है कि ये फ्यूनिकल है, ये कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ओव्यूल्स ग्रो कर जाता है, जिसको बोलते हैं रैफे। तो फ्यूनिकल अगर देखें, फ्यूनिकल है क्या? इट इज सिलेंड्रिकल रीजन और स्प्लिट एट विच placenta attached with placenta attached with the ovule के साथ attached होगी। also supplied with vascular tissues which supply the nutrients, to ovule, वो ओव्यूल के लिए बेसिकली। ठीक है, दूसरा हीलम। और हीलम क्या है? दिस इज द फ्यूजिंग साइट, जिससे ओव्यूल इस फ्यूनिकल के साथ फ्यूज्ड है या अटैच्ड है, उस रीजन को हमने बोला क्या? हीलम बेसिकली। तो इट इज जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल, और साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विद फ्यूनिकल, साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विद ओव्यूल बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट है रैफे। अब रैफे क्या है? इट इज द फ्यूनिकल कंटिन्यूज विद द फ्यूनिकल continues beyond the hilum along with the body of ovule, basically. It forms small
स्मॉल रिजेस बेसिकली, जो क्या है फर्दर स्मॉल रिजेस बनाता है। नेक्स्ट है ऑब्टूरेटर। ऑब्टूरेटर क्या है? दे आर सम फिलामेंटस स्ट्रक्चर, सम फिलामेंटस structure, sometime arises, sometime present at the funicle. Some filamentous structure present at funicle or placenta. Sometime placenta. It guide the entry of pollen tube towards the ovary or towards the ovary or micropylar region, उस रीजन की तरफ उस पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करने का काम करते हैं कौन? ये ऑब्टूरेटर। ध्यान रखना तो ऑब्टूरेटर का फंक्शन क्या है बेसिकली, ठीक है। तो ऑब्टूरेटर्स हैं क्या? दे आर स्मॉल रिजेस हैं, स्मॉल फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि फ्यूनिकल के पास भी प्रेजेंट हो सकता है और वो प्लेसेंटा के पास भी हो सकता है बेसिकली। तो इनका ऑब्टूरेटर का जो काम होता है वो पोलन ट्यूब को गाइड करने का होता है टुवर्ड द ओवेरी और टुवर्ड द माइक्रोपाइलर रीजन बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोपाइलर। It is a small opening of ovule चलाजा लैंड के अपोजिट साइड प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट अपोजिट साइड टू चलाजा एंड, चलाजा जो एंड है उसके अपोजिट साइड मिलेगा। और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं रीजन वेयर नो इंटेगमेंट आर प्रेजेंट, जहां पे किसी टाइप से कोई इंटेगमेंट का कवरिंग नहीं है, दिस रीजन इज नोन एज द माइक्रोपाइल बेसिकली। और रीजन वेयर नो कवरिंग of इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट, जहां पे किसी टाइप से इंटेगुमेंट की कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं है, उस रीजन को हम बोल रहे हैं माइक्रोपाइल। और हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इट इज द साइड फ्रॉम वेयर द पोलन ट्यूब एंटर इनसाइड द ओव्यूल। इसी रीजन से जो पोलन ट्यूब है वो एंटर करेगा इस ओव्यूल के अंदर बेसिकली, ठीक है। तो जब वो एंटर करेगा देन इट रिलीजेस इट्स टू मेल न्यूक्लियाई और टू मेल गैमेट्स व्हिच टेक प्लेस और व्हिच पार्टिसिपेट्स इन डबल फर्टिलाइजेशन बेसिकली, ठीक है। इट इज साइड फ्रॉम वेयर pollen tube enters in ovule बेसिकली, ठीक है। तो इस साइड को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। माइक्रोपाइल है क्या? एक ऐसा रीजन है जहाँ पे किसी टाइप से इंटेगमेंट का कवरिंग नहीं है, दूसरा पोलन ट्यूब का एंट्री साइड है, तीसरा एक ओपनिंग साइड है ओव्यूल का बेसिकली, ठीक है। और चलाजा साइड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, इधर चलाजा लैंड है तो वो अपोजिट साइड में क्या होगा? वो माइक्रोपाइल रीजन होगा बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेगमेंट्स। अब इंटेगमेंट्स क्या है? इंटेगमेंट्स न्यूसिलस की जो कवरिंग है उनको हम इंटेगमेंट्स बोलते हैं। अब इंटेगमेंट्स भी दो टाइप का, एक आउटर इंटेगमेंट और एक इनर इंटेगमेंट्स बेसिकली। इंटेगमेंट्स they are nothing, they are just covering of, they are covering
न्यूसिलस, कवरिंग ऑफ न्यूसिलस बेसिकली। ठीक है, उस न्यूसिलस, ये जो न्यूसिलस भरा हुआ है एम्ब्रायो सेक के चारों साइड, उसकी कवरिंग को बोल रहे हैं हम क्या, इंटेगमेंट्स। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है बेसिकली, न्यूसिलस को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। फर्टिलाइजेशन के बाद जब सीड का डेवलपमेंट होगा तो ये ओव्यूल्स जो इंटेगमेंट्स होंगे दे कन्वर्टेड इनटू सीड कोट, यही सीड कोट का फॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल और ड्यूरिंग द सीड डेवलपमेंट। दे फॉर्म द सीड कोट, दे फॉर्म सीड कोट ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट। जब सीड का डेवलपमेंट होगा तब ये इंटेगमेंट जो होंगे दे विल फॉर्म द सीड कोट बेसिकली। अब ये इंटेगमेंट भी फर्दर दो टाइप का है, एक तो आउटर इंटेगमेंट और एक इनर इंटेगमेंट बेसिकली। तो सीड डेवलपमेंट के टाइम आउटर जो इंटेगमेंट होगा वो तो टेस्टा का फॉर्मेशन करेगा और इनर इंटेगमेंट जो होगा इट डेवलप द टैगमेंट, ये टैगमेंट बनाएगा बेसिकली, टैगमेंट। ठीक है, तो टेस्टा और टैगमेंट जो होंगे ना दे डेवलप द सीड कोट, वो फॉर्म करते हैं किसको, बेसिकली। लेकिन ये सीड डेवलपमेंट के टाइम का बात है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये ओव्यूल डेवलपमेंट के टाइम इंटेगमेंट जो होगा इट विल फॉर्म द सीड कोट, जबकि इस इंटेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो आउटर इंटेगमेंट और एक इनर इंटेगमेंट। तो आउटर इंटेगमेंट विल फॉर्म द टेस्टा, ठीक है, जबकि इनर इंटेगमेंट विल फॉर्म द टैगमेंट। ठीक है, और ये इंटेगमेंट्स हैं क्या, दे आर द कवरिंग ऑफ न्यूसिलस, जो पैरेन्काइमस टिश्यू है, ठीक है, उसकी जो कवरिंग्स हैं दे आर द इंटेगमेंट्स। तो स्मॉल पोर जो है इस ऑर्बिट के अंदर उसको हमने बोला माइक्रोपाइल। अच्छा, एक और चीज, सीड डेवलपमेंट के टाइम जो माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल रीजन है जहां पे किसी टाइप से कोई इंटेगमेंट्स का कवरिंग नहीं है, इट विल फॉर्म द सीड पोर ड्यूरिंग द सीड डेवलपमेंट में। तो ये भी यहाँ पे लिख दो, इंपॉर्टेंट है ये भी, ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट, ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट माइक्रोपाइल फॉर्म, सीड पोर, वो सीड पोर बनाता है। ठीक है, तो हर एक सीड को जब ऑब्जर्व करके देखूंगा उस पर एक माइन्यूट पोर्स स्कार्फ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम सीड पोर बोलते हैं। ठीक है, तो इस सीड पोर के थ्रू ही वाटर, एयर, ठीक है, मॉइस्चर विल एंटर इनसाइड द सीड बेसिकली। ठीक है, एंड परफॉर्म द जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, तो यहाँ माइक्रोपाइल जो होगा ड्यूरिंग माइक्रोपाइल रीजन जो होगा ना सीड डेवलपमेंट के टाइम बनाएगा क्या, सीड पोर। सीड पोर के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल एंटर करेगा, एयर एंटर करेगा, ठीक है, ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन, वाटर एंड, ये भी ध्यान रखो थोड़ा, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन वाटर, एयर enters into seed through seed pore, वो सीड पोर के थ्रू बेसिकली। तो सीड पोर जो है सीड के अंदर वो किससे डेवलप हुआ था, इट डेवलप फ्रॉम द माइक्रोपाइल। ठीक है, पूछ लेता है कि सीड कोट किससे डेवलप हुई तो आंसर विल बी द इंटेगमेंट। पूछ लेता है कि टेस्टा किससे डेवलप हुआ तो आंसर विल बी आउटर इंटेगमेंट। पूछ लेता है कि सीड के अंदर टैगमेंट किससे डेवलप हुआ तो आंसर विल बी इनर इंटेगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट रीजन इज न्यूसिलस एम्ब्रायो सेक के ऊपर पैरेन्काइमस टिश्यू का जो कवरिंग है एम्ब्रायो सेक के ऊपर, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि इस ओव्यूल बॉडी के अंदर जो पैरेन्काइमस सेल्स फिल्ड है इट इज कंसीडर्ड एज द न्यूसिलस। इसको हम बोलते हैं क्या, न्यूसिलस बेसिकली। न्यूसिलस है क्या, इट इज द मेन पार्ट ऑफ ओव्यूल, मेन पार्ट
ऑफ ओव्यूल, parenchymus इन नेचर, parenchymus, ध्यान रखना इनका जो सेल्स है वो कैसा है, parenchymus इन नेचर, ठीक है। composed parenchyma cell, composed of parenchyma cells. It stores the food material. It having reserve or store food material used by the developing embryo. Used by developing embryo, basically वो developing embryo, ठीक है। दूसरा थिंग, जनरली होता क्या है कि जो न्यूसिलस है, इस न्यूसिलस को कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है एम्ब्रायो के थ्रू, ठीक है। बट किसी के केस में अगर ये रह जाता है सीड के अंदर, क्योंकि ओव्यूल तो राइपन होने के बाद, ओव्यूल तो फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर, ठीक है। तो इस ओव्यूल के अंदर या सीड के अंदर जाके अगर देखते हैं तो वहां पे मुझे एम्ब्रायो मिलता है, ठीक है। तो उस जाइगोट से एम्ब्रायो के डेवलपमेंट होने में क्या है, वो फूड मटेरियल्स को यूटिलाइज करता है। तो वहाँ फूड मटेरियल जो यूटिलाइज होता है, एक तो एंडोस्पर्म्स यूज होता है और दूसरा ये न्यूसिलस यूज होता है। तो अगर टोटली कंज्यूम हो जाता है उस एम्ब्रायो के अंदर, या जनरली केसेस में तो क्या होता है कि जो न्यूसिलस है, इट इज टोटली कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रायो, बट इन सम केसेस इट रिमेन इनसाइड द सीड, वो सीड के अंदर रह जाता है, ठीक है। तो द सच कंडीशन और द सच सीड आर नोन एज द पेरिस्पर्मिक सीड, उनको हम बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड बेसिकली, ठीक है। तो जनरली it is used मतलब न्यूसिलस, it is used by developing embryo, used by developing embryo, but in some cases like Pepaceae and Gingiveraceae family. Pepaceae, that is Pepernigram, and Gingiveraceae के जो एग्जाम्पल they are turmeric and ginger, ठीक है। तो इनके केस में क्या होता है कि वो न्यूसिलस रह जाता है इनके सीड्स के अंदर, ठीक है। तो ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। तो इन सम केस लाइक पेपरेसी एंड जिंजीबरेसी फैमिली, क्वेश्चन मार्क कर देने, क्वेश्चन पूछता है जिंजीबरेसी फैमिली, न्यूसिलस रिमेन इनसाइड द सीड, न्यूसिलस remain inside the seed, basically, such seeds are known as perispermic seed, उनको हम बोलते हैं कौन से, पेरिस्पर्मिक सीड। इसको भी क्वेश्चन मार्क कर देना कि पेरिस्पर्मिक सीड्स कौन से होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं क्या, पेरिस्पर्मिक सीड्स बेसिकली, और उस न्यूसिलस को हम बोलते हैं पेरिस्पर्म, एंड रिमेन न्यूसिलस is known as perisperm basically,
उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। तो सीड बोल तो बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड, और न्यूसिलस जो रह गया उनके अंदर, उस न्यूसिलस को हमें स्पेशली बोलते हैं पेरिस्पर्म। ठीक है, तो दिस ऑल अबाउट द न्यूसिलस। अब न्यूसिलस का अगर सिंपल ही अगर देखें तो देख क्या है, मेन बॉडी है, ओव्यूल का मेन पार्ट है ओव्यूल का। दूसरा पैरेन्काइमस नेचर है, इन द सेंस पैरेन्काइमा सेल्स कंपोज होगा। तीसरा चीज इसके पास रिजर्व और स्टोर फूड मटेरियल होता है जिसको कि एम्ब्रायो यूटिलाइज करता है डेवलप होने के टाइम। ठीक है, जनरली ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो न्यूसिलस जो होगा इट इज टोटली कंज्यूम बाय द एम्ब्रायो, बट इन सम केसेस जैसे पिपरेसी फैमिली का केस हो गया या फिर जिंजीबरेसी के फैमिली का केस हो गया, तो उन केसेस में क्या होता है कि न्यूसिलस जो होता है इट रिमेन इनसाइड द सीड। ये क्या उस ओव्यूल के अंदर रिमेन रह जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है जो सीड डेवलप होंगे उस ओव्यूल से, सच सीड आर कंसीडर्ड एज द पेरिस्पर्मिक सीड, और जो न्यूसिलस रहा है उस सीड के अंदर द न्यूसिलस इज कंसीडर्ड एज द पेरिस्पर्म बेसिकली। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इस ओव्यूल के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूसिलस जो है। ठीक है, नेक्स्ट है एम्ब्रायोसेक। एम्ब्रायोसेक एम्ब्रायोसेक क्या है, एक लार्ज ओवल सेल है जो कि इस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट होगा बेसिकली। इट इज लार्ज ओवल सेल present towards micropyle present toward the micropyle region basically। इसी को हम इस एम्ब्रायोसेक को ही हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। दिस ऑल्सो द इम्पोर्टेंट, इट इज also called female gametophyte, also called female gametophyte to fight basically female। ध्यान रखना मेल गैमेटोफाइट जो था वो पॉलन ग्रेन्स था। ठीक है, जर्मिनेटेड जो पॉलन ग्रेन्स जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद, लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट जो है दैट इज द एम्ब्रायोसेक। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल जो ओव्यूल है दिस इज मेगा स्पोरेंजियम बेसिकली। ठीक है, दूसरा थिंग ओव्यूल जो का ओव्यूल जनरली है सिंगल एम्ब्रायोसेक formed from the megaspore, formed from the megaspore through reductional division के टाइम बेसिकली। तो एम्ब्रायोसेक जो है वो एक 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड as 7 cell 8 nucleated structure, as 7 cell 8 nucleated structure। ठीक है, दिस ऑल अबाउट द एम्ब्रायोसेक। दूसरा है चलाजर एंड, इट इज द बेसल साइड ऑफ द ओव्यूल and opposite to the micropyle, basal part of ovule, present opposite to
टू प्रेजेंट अपोजिट टू माइक्रोपाइलर, इससे अपोजिट डायरेक्शन में कौन चला एंड बेसिकली, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द ओव्यूल। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायो शेक। ये जो एम्ब्रायो शेक है, इस एम्ब्रायो शेक को हमने 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर भी बोला है, ठीक है। तो इसको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ये है क्या एम्ब्रायो शेक का। इसको अगर मैं डिटेल से देखता हूँ, ठीक है, तो इसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है या रीजन है। ये ओव्यूल का एक एम्ब्रायो शेक है, एम्ब्रायो शेक, ठीक है। तो मैंने जस्ट इसी के अकॉर्डिंग बनाया है इसको। तो यहाँ इस पाइलोपाइलर एंड माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ये सिनर्जिड्स और एंटीपोड सिनर्जिड्स प्रेजेंट होंगे, जबकि चलाजर एंड की तरफ ये एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बीच में एक बड़ा सेल जो होगा दैट इज द सेंट्रल सेल, ठीक। तो बहुत सारी बुक्स के अंदर इसको रिवर्स करके दिखाया जाता है। तो इसका दूसरा जो डायग्राम मैं बता रहा हूँ उसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रोपाइलर एंड है, जबकि ये चलाजल एंड है, क्योंकि इधर के साइड ये चलाजल एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है। तो ये एज इट इज मैंने यहाँ से उठा के नहीं इसको ऐसे देखा है, ठीक है। अदरवाइज अगर ओव्यूल का मैं डायरेक्शन चेंज रोटेट कर देता हूँ, ठीक है, तो मुझे ये चलाजल एंड इधर साइड मिलेगा और माइक्रोपाइलर एंड इधर साइड मिलेगा बेसिकली, ठीक है। तो ओव्यूल का मैं या फिर एम्ब्रायो शेक का फर्दर स्ट्रक्चर अगर डिस्कस करता हूँ, यहाँ ओव्यूल को मैं थोड़ा अपोजिट उल्टा बता रहा हूँ। दिस इज ओव्यूल। तो इस ओव्यूल के अंदर ये माइक्रोपाइल है और ये चलाजल है, ठीक है। बेसल पार्ट जो है ओव्यूल का दैट इज चलाजल। इसके इस माइक्रोपाइल या इस ओव्यूल के अंदर ये पूरा न्यूक्लियस भरा हुआ है, दिस इज द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या है, एक स्ट्रक्चर को सराउंड करके रखा दैट इज द एम्ब्रायो शेक, जो कि 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। दिस इज एम्ब्रायो शेक बेसिकली। तो इस एम्ब्रायो शेक का स्ट्रक्चर मैं यहां से बाहर, ठीक है। दे आर द सिनर्जिड्स। इस सिनर्जिड्स के ऊपर एक एग सेल प्रेजेंट है, एग सेल। बेसल साइड जो था, ये चलाजल साइड जो था, उस साइड में जो सेल्स प्रेजेंट होंगी दे आर द एंटीपोडल सेल्स। बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होगा दैट इज सेंट्रल सेल, जो कि बड़ा सेल, लार्ज सेल। तो इस एम्ब्रायो शेक के फॉर्मेशन को ही हम बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। इस ओव्यूल के अंदर
मेगास्पोर मदर सेल से इस एम्ब्रायो सैक के फॉर्मेशन को ही हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे पोलन के केस में हमने देखा था, पोलन मदर सेल जो था या पीएमसी जो था या एमएमसी जो था, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो था, उससे पोलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन को बोला था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वैसे ही यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल से इस मेगास्पोर या इस एम्ब्रायो सेक के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस बेसिकली। ठीक है, तो मेगास्पोर जो है या फिर ये एम्ब्रायो सेक जो है, इसको हमने एम्ब्रायो सेक बोलते हैं, और इसको मेगास्पोर भी बोलते हैं, मेगास्पोर। ठीक है, तो एम्ब्रायो सेक जो है वो क्या है, एक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। तो इट इज, हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा, इट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे जो चलाजल एंड की तरफ सेल्स प्रेजेंट होंगी, इन सेल्स को तो बोलते हैं हम एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, the cells present toward the chalazal end, cells present towards chalazal end, चलाजल एंड की तरफ जो सेल्स प्रेजेंट होंगी दे आर द एंटीपोडल सेल्स। ये ध्यान रखना कि हैप्लॉइड नेचर की है, हैप्लॉइड। ठीक है, जबकि बीच में जो सेल है दिस इज द सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल बेसिकली। ठीक है, अब सेंट्रल सेल जो होगी ये डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड इन नेचर। फर्टिलाइजेशन के बाद दिस सेंट्रल सेल इज फर्टिलाइजेशन के बाद सेंट्रल सेल जो होगी इट विल फॉर्म द एंडोस्पर्म। ठीक है, तो इस सेंट्रल सेल के पास 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, एक ये न्यूक्लियाई हैप्लॉइड न्यूक्लियाई और एक ये हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। सेंट्रल सेल हैविंग द पोलर न्यूक्लियाई, दे हैविंग पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इनके साथ जब ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन ये पोलर न्यूक्लियाई होंगे, या फिर जब पोलन ट्यूब का एंट्री होगा तो ये पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। ड्यूरिंग द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रायो सेक, the polar nuclei will form the secondary nucleus। ठीक है, और सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होगा इसके साथ एक मेन न्यूक्लियस आके फ्यूज होता है टू फॉर्म द प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसके साथ फर्टिलाइजेशन के टाइम, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन of male nuclei of one male nuclei, fusion of one male nuclei। ठीक है, to form the pen, ये पेन बनाएगा, और पेन इन द सेंस प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। दिस इज द प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ठीक है, और ये पेन ही फर्दर माइटोटिकली डिवाइड करके नहीं एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन परफॉर्म करता है। तो पेन फर्दर फॉर्म द एंडोस्पर्म, फर्दर divides to form एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म का जो नेचर होगा वो ट्रिप्लॉइड नेचर है। ऐसे पेन का जो नेचर हो गया ये ट्रिप्लॉइड 3n नेचर का बेसिकली। क्यों? क्योंकि एक तो डिप्लॉइड न्यूक्लियस था इसके पास और एक हैप्लॉइड मेल न्यूक्लियस आके ने फ्यूज हो गया तो बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक जो न्यूक्लियस होगा या पेन जो होगा इट फर्दर डिवाइड टू फॉर्म द एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म का जो नेचर है दैट इज द ट्रिप्लॉइड इन नेचर या 3n इन नेचर। ध्यान रखना यहाँ पे डिवीजन जो होगा वो माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन बेसिकली। ठीक है, तो ये एंडोस्पर्म जो होगा इट इज फर्दर यूटिलाइज्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रायो बेसिकली। यूटिलाइज्ड बाय इट इज फर्दर यूज्ड बाय
डेवलपिंग एम्ब्रायो वो एम्ब्रायो उसमें रोल प्ले करेगा बेसिकली, ठीक है। दूसरा थिंग्स है दैट इज एग सेल। तो एग सेल है तो इसका नेचर है प्रोड नेचर है, और ये दो सेल जो है दे आर द सिनर्जिड्स। तो सिनर्जिड्स भी हैप्लॉइड नेचर के हैं। एग सेल और सिनर्जिड्स ये दोनों मिलके बनाते हैं एग एपरेटस। ठीक है, तो एग सेल प्लस सिनर्जिड्स ये दोनों को हम एक साथ मिला के बोलते हैं क्या, एग एपरेटस बेसिकली, ठीक है। तो एग सेल जो होगा इसके साथ एक मेल न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा, और फिर मेल न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद वो जायगोट में कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ मैं एग सेल को बता रहा हूँ फर्दर, ये एग सेल, इसके साथ मेल न्यूक्लियस फ्यूज होगा, मेल न्यूक्लियस जो पोलन ट्यूब से आया था, बताया था पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल न्यूक्लियस आते हैं, उसमें से एक मेल न्यूक्लियस तो इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है जो पेन बनाएगा, और दूसरा मेल न्यूक्लियस जो होगा इस एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है, ठीक है, तो जो कि जायगोट बनाएगा फर्दर, मेल न्यूक्लियस फ्यूज टू फॉर्म जायगोट। ये जायगोट बनाएगा, जब जायगोट का नेचर कैसा हो जाएगा, डिप्लॉइड नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर दो टाइम फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक टाइम तो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और सेकेंड टाइम एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो टू टाइम फर्टिलाइजेशन होने की वजह से इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म्स के केस में जो फर्टिलाइजेशन होगा दैट इज द डबल फर्टिलाइजेशन बेसिकली, ठीक है। सिनर्जिड्स जो होंगे वो सिनर्जिड्स का काम है पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करना बेसिकली। नेक्स्ट सिनर्जिड्स, synergy. They guide the entry. They guide the entry of pollen tube into embryo sac. ठीक है, जो पोलन ट्यूब आ रहा है उस पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करने का काम करता है इस एम्ब्रायो सेक के अंदर बेसिकली, ठीक है। दे गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रायो सेक। दे हैविंग, इसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी इन सिनर्जिड्स के पास, जिनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म apparatus। दे आर फिलीफॉर्म apparatus बेसिकली, ठीक है। फॉर्म फिलीफॉर्म apparatus, they have finger like projections known as filiform apparatus। इसको हम बोलते हैं क्या, फिलीफॉर्म apparatus, ठीक है। तो यहाँ ये जो एम्ब्रायो सेक है, दिस एम्ब्रायो सेक, ठीक है, और पूरा जो ओव्यूल है, पूरी स्ट्रक्चर को हमने बोला है ओव्यूल। तो इस ओव्यूल के अंदर क्या है, ये एम्ब्रायो सेक। इस एम्ब्रायो सेक को डिटेल से देखें तो दिस इज 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। अब इसको 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर क्यों बोला है, ठीक है। तो यहाँ 7 तो सेल है, काउंट करना, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, और लास्ट सेंट्रल सेल जो फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, एट सेल, और 6 and 7 दे आर द सिनर्जिड्स बेसिकली। तो 7 तो यहाँ पे क्या है, सेल्स। न्यूक्लियस 8 है। कैसे न्यूक्लियस 8 है, एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस,
3 न्यूक्लियस तो एंटीपोडल सेल्स में, 1 न्यूक्लियस और 2 न्यूक्लियस, वो सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस जिनको पोलर न्यूक्लियस बोला, ठीक है। तो 3 4 5 6 न्यूक्लियस एग सेल का, 7th और 8th न्यूक्लियस सिनर्जिड्स का बेसिकली, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स बेसिकली, ठीक है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछता है, इस एम्ब्रायोसाइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछता है, वो बहुत टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से जनरेट होते हैं। पहले तो इनका प्लॉइडी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है कि किसका क्या प्लॉइडी है, तो ये हमें अच्छे से पता है कि एंटीपोडल सेल का प्लॉइडी हैप्लॉइड है, सेंट्रल सेल का प्लॉइडी डिप्लॉइड है, पेन का प्लॉइडी जो है ट्रिप्लॉइड है, ठीक है। सेकेंडरी न्यूक्लियस का प्लॉइडी जो है वो डिप्लॉइड है बेसिकली, एग सेल का जो प्लॉइडी है वो हैप्लॉइड है, सिनर्जिड का जो प्लॉइडी है वो भी हैप्लॉइड से बेसिकली, ठीक है। तो ये उनका प्लॉइडी है। अब कोई क्वेश्चन देता है कि कोई फीमेल प्लांट है, एक फीमेल प्लांट है, उस फीमेल प्लांट का ट्वाइस एन इज इक्वल टू 20 है, देन फाइंड आउट प्लॉइडी ऑफ find out ploidy and chromosomal number in central cell, एक तो सेंट्रल सेल का पूछा, दूसरा सिनर्जिड, तीसरा एग सेल, चौथा एंटीपोडल सेल, ठीक है। तो हमें पता है कि सेंट्रल सेल का जो प्लॉइडी था वो डिप्लॉइड है, वहां से देखो प्लॉइडी क्या था उसका, डिप्लॉइड था। तो डिप्लॉइड है तो उसका क्रोमोसोम कॉन्फ़िगरेशन आएगा 12 इक्वल्स टू 20, ट्वाइस एन इक्वल्स टू 20। दूसरा थिंग सिनर्जिड जो है वो हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड तो एन इक्वल्स टू कितना आएगा 10, जस्ट उसका हाफ हो जाएगा। ऐसे एग जो है वो भी हैप्लॉइड था, तो इसका भी क्या आएगा 10। एंटीपोडल सेल्स जो है वो भी हैप्लॉइड थी, तो एन इक्वल्स टू ये भी 10 आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से वो डिफरेंट क्वेश्चंस डेवलप कर देता है बेसिकली। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ओव्यूल्स क्या होते हैं, ओव्यूल्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। Thank you.